मनी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मनी इज एनीथिंग, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मुझे चाहिए मार्कर, मैंने आपको पैसा दिया, आप हमको मार्कर दे दिए। तो मार्कर किसके एवज में दिए? आपने मनी के एवज में दिए। तो मनी क्या काम किया यहाँ पे? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया, ठीक है। लेकिन मनी के पहले होता था बार्टर सिस्टम। क्या होता था पहले? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, है ना। कहता है इस जैसा ऐसा इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम चलता था उसको सीसी इकोनॉमी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ठीक है। बट कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इसको दूर किया गया, जैसे डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम, है ना। अब मान लीजिए हमको जो चीज चाहिए वो जिस व्यक्ति के पास है पहले उसको ढूंढो, और हमारे पास जो चीज है वो हमसे लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है वो देखो, तो डबल कोइंसिडेंस हो जाता था। कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम था। लैक ऑफ सिस्टम, फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था, डेफर्ड पेमेंट का भी मतलब संभावनाएं कम थी। स्टोरेज का भी प्रॉब्लम, स्टोर करना पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। गुड्स एंड सर्विसेज तो खराब होने वाली चीजें होती है ना, तो इसीलिए उसको स्टोर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। आगे फॉर्म्स ऑफ मनी, अगर फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो एक होता है फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। तो फिएट मनी क्या होता है? इज द मनी विच इज इशूड और ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो कंट्री के अथॉरिटी होते हैं उसके इशू, उसके कहने पे, उसके ऑर्डर पे जो पैसा आता है, जो मनी आता है, उसको फिएट मनी कहते हैं। इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी में क्या, फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्टी बिटवीन द पेयर एंड पे, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के मनी है, कौन कौन? फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी चेक वगैरह होता है ना, हम आपको दिए, आप हम पे ट्रस्ट करते हो तो लोग ये नहीं कहोगे तो भाई पैसा दो मुझे। तो फिड्यूसरी मनी ऐसा मनी होता है जो एक्सचेंज होता है किसके कारण? ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वैसे मनी को कहते हैं जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दोनों इक्वल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय, मतलब उसके पहले मतलब क्या था, सिल्वर का कॉइन चलता था, 1 रुपया सिल्वर, ठीक है। उसका वैल्यू उस कमोडिटी सिल्वर के बराबर होता था, ठीक है। अब क्रेडिट मनी क्या है? मनी वैल्यू ऑफ कॉइन एंड नोट्स विच इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन एंड नोट्स। आज के समय में जो नोट या कॉइन आता है उसका मनी वैल्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस वस्तु जिससे वो बना है उसका वैल्यू उससे कम होता है। अरे सीधी सी बात है, 5 रुपया का सिक्का है, अगर जिस मेटल से बना उसका रेट 5 रुपया ज्यादा होता तो सब लोग मेल्ट करके बेच देते ना। वही है, ऐसा मनी जिसमें मनी वैल्यू कॉइन या नोट ग्रेटर हो कमोडिटी वैल्यू से, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। क्लियर? नेक्स्ट इसी में है सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी which the government and the banking system of the country is not considered as the part of money supply, ठीक है। याद रखिएगा, जो स्टॉक ऑफ मनी जो होता है गवर्नमेंट के साथ या बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री के साथ जो पैसा रहता है उसको हम लोग मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं मनी सप्लाई? फिर मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री विच इज इन सर्कुलेशन। लोगों के पास जो पैसा होल्ड है या जो सर्कुलेशन में है वो होगा सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास जो उसका पैसा है, बैंक का अपना पैसा, वो इसलिए मनी सप्लाई में नहीं होगा बिकॉज दे आर सप्लायर ऑफ मनी, ठीक है। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 कंपोनेंट है जो 1977 में आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट किया गया। M1 का मतलब क्या? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है डिपॉजिट, है ना, विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड थ्रू द चेक, है ना। M2 जो है वो क्या होता है? M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है उसके पास जो पैसा है प्लस M1 दोनों को जोड़ देंगे M2 होगा। M3 जो है वो क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट का समेशन, ठीक है। M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक प्रकार का पैसा मतलब जमा करने का तरीका है, एक पेपर है जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हो लंबे समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद है कुछ टर्म है, M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोलते हैं, है ना। दूसरी ओर बात करें मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे कम लिक्विड होता है M4। क्लियर? अब ये मनी सप्लाई था। अब एक ना टर्म ये होता है डिमांड फॉर मनी। क्या होता है? डिमांड फॉर मनी, ठीक है।
जब डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो पैसा लोग डिमांड करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। केन्स का कहना था ट्रांजैक्शन पर्पस से मनी का डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर प्रिकॉशनरी मोटिव से, मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। फिर स्पेकुलेशन मोटिव, सट्टाबाजी है ना, मतलब शेयर मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह खर्च करने के लिए। तो मनी का डिमांड के कितने मोटिव, 3 मोटिव, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा मनी का पार्ट, क्लियर। जब बैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा कॉमर्शियल बैंक में मनी क्रिएशन पढ़ना है ना। देखिए याद रखिएगा, एक जो कॉमर्शियल बैंक हमारा होता है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्रेडिट का क्रिएशन करता है। कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है? दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन, मतलब वो लोन दे करके क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, ठीक है, मतलब सिंपली जितना उसके पास डिपॉजिट आता है उसके कई गुना ज्यादा वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करता है। कितना करता है? तो क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/r, ये मनी मल्टीप्लायर है, मतलब 1/r का मतलब r का मतलब रिजर्व रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट 1000 का हुआ है, ठीक है, इंटू 1 रिजर्व रेशियो मान लीजिए हमारा जो है वो 10% है। कितना है? 10%। 10% को 0.1 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% बराबर क्या होता है हमारा? 10/100 है ना, इसका मतलब 0.1 है ना। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपया कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया, ठीक है, तो वो 10,000 रुपया तक का लोन दे सकता है अगर रिजर्व रेशियो 10% रहा तो, ठीक है। वही देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर दिया हुआ है ना, वही हमारा 1/r, वही CRR लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है इट्स नंबर ऑफ टाइम द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI, ठीक है। मतलब वो कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा ये डिपेंड करेगा रिजर्व रेशियो पे। अगर रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, रिजर्व रेशियो कम रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा होगा। इंडिया में ये जो रिजर्व रेशियो होता है, मतलब CRR जो है हमारा, ठीक है, ये RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक। कहता है सेंट्रल बैंक जो होता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम का एक अपेक्स बॉडी होता है ना। कहता है RBI, हम इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कौन सा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था सेंट्रल बैंक का, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, है ना, जो भी नोट वगैरह इशू होते हैं मार्केट में, जितने भी नोट आप देख रहे हो, है ना, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, ये नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक, है ना। इंडिया में हम लोग इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, RBI करती है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, तो आजकल 1 रुपी नोट तो आता भी नहीं है ना। कॉइन नहीं इशू करता, ये कॉइन इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, लेकिन रेगुलेट उसको सर्कुलेट सेंट्रल बैंक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से हम अपना पैसा डिपॉजिट विड्रॉल अपने जहां पे हमारा अकाउंट होता है वहां से करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी पैसा डिपॉजिट करती है, वहां से विड्रॉ करती है। कहां से? सेंट्रल बैंक अर्थात RBI से, ठीक है। कहता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, है ना, इसका सुपरवाइजरी रोल है, मतलब ये हर बैंकों के एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कमर्शियल बैंकों को कभी कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं से नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल बैंक लास्ट उसका ऑप्शन रहता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज आता है डॉलर वगैरह, ठीक है, उसका कस्टडी रखता है कौन? हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, मतलब डिफरेंट बैंक का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, उसका सेटलमेंट करना, क्लियरेंस देना, वो इसका काम है। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मैंने भी बात किया था ना, कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देने से भी ना इकोनॉमी में पैसा का फ्लो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। कैसे करता है कंट्रोल? ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है भाई? सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया गया वैसे टूल जिसके द्वारा मनी सप्लाई का फ्लो को कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके।
कौन कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव टूल्स होता है और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है? बैंक रेट हो गया, रिजर्व रेशियो हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, है ना। और क्वालिटेटिव टूल्स में होता है मॉरल सजेशन, क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन। ये सारे टूल्स के द्वारा सेंट्रल बैंक का काम होता है कि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करे। क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में इकोनॉमी में प्राइस इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी का हेल्प लेती है, ठीक है। चलिए, अगर क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने जो बताया वही बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिर CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? चलिए,